हेलो एंड वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कंसेप्ट पर, जो कि है ओरिजिन ऑफ मनी। आइए स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि जब मनी नहीं थी तब गुड्स का एक्सचेंज कैसे किया जाता था। तो उस सिस्टम को बार्टर सिस्टम बोला जाता था। आइए बार्टर सिस्टम को समझते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू। आइए बात करते हैं हमारे ढोलकपुर के छोटा भीम की। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे छोटा भीम को लड्डू खाना कितना पसंद है, लेकिन आज हमारे भीम के पास लड्डू की जगह मैंगोज़ हैं। छोटा भीम चाहता है कि उसको 2 किलो मैंगो के बदले 1 किलो लड्डू मिल जाएं। इसी वांट को पूरा करने के लिए हमारा छोटा भीम जग्गू बंदर मस्त कलंदर के पास जाता है। जग्गू बंदर के पास जाकर भीम को पता चलता है कि जग्गू बंदर के पास लड्डू तो हैं, लेकिन जग्गू बंदर को केले चाहिए। इसलिए छोटा भीम और जग्गू के बीच ट्रेड पॉसिबल नहीं है। अब हमारा छोटा भीम जाता है चुटकी के पास। भीम देखता है कि चुटकी के पास कपड़े हैं, लेकिन उसको मैंगोज़ चाहिए। और भीम कहता है कि मेरे पास मैंगोज़ तो हैं, लेकिन मुझे लड्डू ही चाहिए। छोटा भीम और चुटकी के बीच भी ट्रेड नहीं हो सकती। अब भीम जाता है टुन टुन मौसी के पास, जिनके पास ढेर सारे लड्डू हैं, लेकिन टुन टुन मौसी की एक जिद है कि वो 1 किलो लड्डू 5 किलो मैंगो के बदले में देंगी। लेकिन भीम कहता है कि वो 2 किलो मैंगो में 1 किलो लड्डू लेगा। तो हमने देखा कि छोटा भीम और टुन टुन मौसी के बीच भी ट्रेड पॉसिबल नहीं हो सकी। तो बेचारा हमारा छोटा भीम अब करे तो करे क्या अपनी वांट को पूरा करने के लिए। तो अब हमारा प्यारा सा छोटा भीम जाता है ढोलकपुर से पहलवानपुर, जहाँ पर वो अपनी सिस्टर शिवानी से मिलता है। शिवानी के पास लड्डू हैं और वो भीम के साथ ट्रेड करने के लिए रेडी भी है। तो भीम उसको 2 किलो मैंगो देता है और बदले में 1 किलो लड्डू ले लेता है। तो हमने यहाँ देखा कि बार्टर सिस्टम में ट्रेड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स पर डिपेंड करती है, यानी कि जब दोनों पार्टीज़ की डिमांड मैच करेगी तभी ट्रेड पॉसिबल होगी। आइए अब बात करते हैं बार्टर सिस्टम की एडवांटेजेस की, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। यानी कि अगर हमें सऊदी अरब से ऑयल लेना है तो वो हमें ऑयल तो देंगे, लेकिन हम उनको बदले में वीट देंगे, यानी कि कोई डॉलर एक्सचेंज सिस्टम की नीड ही नहीं होगी। इसीलिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज है। आइए अब दूसरे पॉइंट की बात करें। लेस ऑफ प्रोडक्शन, होल्डिंग, प्रॉफिटिंग एंड इन्फ्लेशन। यानी कि अगर कोई पर्सन अपने यहाँ प्रोडक्शन करता है तो ना ही होल्डिंग होगी, यानी कि ना ही जमाखोरी होगी, ना ही प्रॉफिटिंग यानी कि ना ही मुनाफाखोरी होगी, और ना ही इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई होगी। आइए अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। लेस इनइक्वालिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। यानी कि अगर कोई पर्सन 500 किलो टमाटर उगा दे तो आज की डेट में तो वो अमीर है, लेकिन 1 महीने बाद जब वो टमाटर कंज्यूम कर लेगा तो उसकी वेल्थ खत्म हो जाएगी। यही है लेस इनइक्वालिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। आइए अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि है प्रमोट सोशल हार्मनी एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम। इस वाले पॉइंट को हम
नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझेंगे कि बार्टर सिस्टम से जॉइंट फैमिली सिस्टम कैसे प्रमोट होता है। आपको पता है बार्टर सिस्टम की जितनी एडवांटेज हैं उससे अधिक तो इसकी डिसएडवांटेज हैं। आइए कौन कौन सी हैं वो डिसएडवांटेज चर्चा करते हैं। आपको बता दें, जैसे कि हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो बार्टर सिस्टम है वो तभी पॉसिबल होगा जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होंगी। जैसे हमने स्टोरी के थ्रू शिवानी और भीम की ट्रेडिंग को देखा। और आपको बता दें कि जो बार्टर सिस्टम है ये जो है ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। जैसे कि आपने देखा स्टोरी के थ्रू कि भीम की जब वांट्स पूरी नहीं हुई तो उसको ढोलकपुर से पहलवानपुर तक जाना पड़ा अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए। और थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये भी हो सकता है कि अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए जैसे कि वो सबसे पहले जग्गू बंदर के पास गया, उसके बाद चुटकी के पास गया, उसके बाद टुनटुन मौसी के पास गया। इवन उसे अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए ढोलकपुर से पहलवानपुर तक जाना पड़ा। तो इस बीच में जो उसके पास गुड्स थी वो शायद पेरिस हो भी गई हो। पेरिस मतलब सड़ गई हो या फिर खराब हो गई हो। अब देखिए बेचारा भीम को कितना भटकना पड़ा अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए। तो इस भटकने से बचने के लिए छोटा भीम सोचता है क्यों ना सारी चीज़ मैं अपने घर पे ही उगा लूँ। जैसे कि सब्जी जितनी भी हैं सभी अपने घर उगा लूँ, जितने भी फ्रूट्स हैं सब अपने घर उगा लूँ, लड्डू अपने घर बना लूँ, कपड़ों के लिए मैं ऊन उगा लूँ। यानी कि जो भी काम है वो खुद ही कर ले जिससे उसको भटकना ना पड़े। तो इससे जो है डिवीज़न ऑफ लेबर तो प्रमोट ही नहीं हो रहा, यहाँ पर तो प्रमोट होगा जॉइंट फैमिली सिस्टम, जैसे कि हमने पहले बात की थी। अब देखो भीम जो भी कुछ करेगा, जो भी कुछ उगाएगा तो उसमें जो आसपास के जो लोग हैं उसको सपोर्ट करेंगे, उसकी जो फैमिली है वो सपोर्ट करेगी। तो इससे क्या होगा, जॉइंट फैमिली सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। पर इससे डिवीज़न ऑफ लेबर तो प्रमोट नहीं होगा। डिवीज़न ऑफ लेबर प्रमोट नहीं होगा तो स्पेशलाइजेशन भी नहीं है छोटा भीम के पास। सभी चीज़ों की स्पेशलाइजेशन भी नहीं है छोटा भीम के पास। तो इसलिए स्पेशलाइजेशन भी प्रमोट नहीं होगा। स्पेशलाइजेशन प्रमोट नहीं होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो कहाँ से प्रमोट हो सकता है। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स डिसएडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम के। अब हम इसके दो मेन इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस की बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। देखिए आप सपोज कीजिए कि यह एक बकरी वाला है, ठीक है, इसको चाय पीने का मन है तो ये सीधा चाय वाले के पास जाता है और चाय वाले से कहता है कि 1 कप चाय देना, मैं तुम्हें 1 कप चाय के बदले इस बकरी का 1 पीस काट कर तुम्हें दे दूंगा। लेकिन जो चाय वाला है वो सेटिस्फाई नहीं है इस ट्रेड से, क्योंकि वो वेजिटेरियन है, उसके लिए तो इसका 1 पीस किसी काम का नहीं है। तो अब जो बकरी वाला है वो उस बकरी का डिवीज़न कैसे करे, ये प्रॉब्लम है। अब वो क्या करेगा बकरी वाला कि वो एक से ज़्यादा चाय ले लेगा, अपने फ्रेंड्स को ले आएगा या फिर अपनी फैमिली मेम्बर्स को ले आएगा और बहुत सारी चाय ले लेगा, ठीक है। तो फिर इससे क्या होगा, यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज डिक्रीज रहेंगी क्योंकि वो आधी चाय तो वेस्ट जाएंगी ना। जैसे कि हमें उसे 1 कप चाय की नीड है, ठीक है, और वो कह रहा है कि मैं सारी जितनी भी चाय हैं सबको ले रहा हूँ, तो इससे तो क्या कहते हैं, डिक्रीज हो रही है यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो या फिर
वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा चाय वाले के साथ कि तुम मुझे 6 महीने या फिर 8 महीने चाय पिलाओ और फिर उसके बाद ये बकरा या फिर जो ये बकरी है वो तुम्हारी हो जाएगी। पर क्या पता चाय वाले की डेथ हो जाए 6-8 महीने से पहले ही, या फिर वो कहीं और चला जाए, तो इससे क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट करा था वो कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। और इससे देखो, वो तो 6 या फिर 8 महीने के बाद बकरा उसके जो बकरी है वो उसके पास आएगी। ठीक है, उसे 6 से 8 महीने तक वेट करना पड़ेगा। और आप ये तो देखिए, जो टी सेलर है उसको डेली का चाय की पत्ती के लिए पैसे चाहिए, दूध के लिए, गैस के लिए, ये सब की भरपाई कहाँ से होगी। ठीक है, ये भी तो सोचने के लिए एक बात है कि वो ये सब खर्चा कैसे करेगा। तो यहाँ पर बात निकल कर आती है कि इन बार्टर वी कांट ऑलवेज डिवाइड दी वैल्यू। हाँ, अगर इसकी जगह कोई लोहा होता या फिर सोना होता तो उसको हल्का सा झाड़ कर 1-2 उसको पार्ट्स देकर वो चाय पी लेता। ठीक है, पर यहाँ पर बात हो रही है बकरी जैसी एक नॉन डिविजिबल एनिमल की। तो इससे समझते हैं कि बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम हमेशा ही डिवाइड नहीं कर सकते हैं वैल्यू को। ठीक है, सबसे बड़ी कमी है ये बार्टर सिस्टम के अंदर। आइए अब बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ फंजिबिलिटी की। फंजिबिलिटी का मतलब है कि वैल्यू इज डिविजिबल एंड म्यूचुअली सब्स्टिट्यूटेबल। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि एक डायमंड है जो कि 500 करोड़ का है। ठीक है, जो एक पर्सन के पास है। अब वो जो पर्सन है वो एक टाटा नैनो कार खरीदना चाहता है। आपको पता ही है कि टाटा नैनो 1.5 से या 2 लाख के बीच आ जाती है। और देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, डायमंड जो है वो 500 करोड़ रुपए का है और गाड़ी देखिए आप 1.5 से 2 लाख की है। कितना बड़ा डिफरेंस है। तो अब वो कार खरीदे तो खरीदे कैसे। तो वह सोचता है कि क्यों ना इस डायमंड को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। तो क्या करेगा वो, डिवाइड द बिग डायमंड इनटू अ स्मॉल पीसेस एंड एक्सचेंज 1 डायमंड पीस विद द कार। ठीक है, और जो पार्ट्स निकल कर आएंगे, जो डायमंड के पार्ट्स होकर छोटे छोटे पीसेज में बढ़ जाएगा, उस एक पीस से मैं 1.5 लाख की या फिर 2 लाख की जो नैनो कार है उसको खरीद लूँगा। तो देखिए यहाँ पर डिवीज़न तो पॉसिबल है, लेकिन क्या वो 500 करोड़ का एक डायमंड और जो उसके पार्ट्स कर दिए उसको पीसेस में कर दिया गया, क्या वो इक्वल हैं? नहीं, क्योंकि जो एक डायमंड है पूरा वो 500 करोड़ का है और उसके पार्ट्स होने पर वो 250 करोड़ का भी ना हो। ठीक है, क्योंकि जो डायमंड है उसकी वैल्यू साइज पर डिपेंड करती है। ठीक है, सो the value of big diamond is not equal to the sum of value of the small pieces. Similarly, value of one small piece of diamond is not equal to value of other small piece. So diamond is not fungible. तो diamond जो है वो fungible नहीं है। हालांकि वो divisible तो है लेकिन mutually substitute नहीं है। So यहाँ पर जो डायमंड है वो फंजिएबल नहीं है। आइए अब बात करते हैं एक गोल्ड की ब्रिक को लेकर। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जो गोल्ड की ब्रिक है उसकी वैल्यू जो है वो वेट से होती है। ठीक है, ना कि साइज से। अब देखिए एक पर्सन ने गोल्ड ब्रिक को डिवाइड कर दिया इनटू स्मॉल स्मॉल बिस्किट्स में, और वो बिस्किट्स भी कितने कितने ग्राम के कर दिए हैं उसने, 10 ग्राम के। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ गोल्ड ब्रिक इज इक्वल टू सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द बिस्किट। अब देखिए जो 1000 ग्राम की जो ब्रिक है गोल्ड की, उसको हमने छोटे छोटे बिस्किट्स में कन्वर्ट कर दिया जो कि 10 ग्राम के हैं।
ठीक है। अगर आप उन 10-10 ग्राम के सारे बिस्किट्स को देखें और एक ब्रिक को देखें तो दोनों क्या हैं, इक्वली सब्सटीट्यूट हैं, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ वन स्मॉल बिस्किट, जो वैल्यू एक बिस्किट की है वो दूसरे बिस्किट की भी है उतनी ही, क्योंकि सबको हमने एक इक्वल साइज में ही कन्वर्ट किया है, ठीक है। सो यहाँ पर म्यूचुअली सब्सटीट्यूशन जो है वो पॉसिबल है। सो गोल्ड क्या है, फंजिएबल है, क्योंकि इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं पार्ट्स में और इसको म्यूचुअली सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं। सो क्या निकल कर आता है कि जो ब्रिक है गोल्ड की वो फंजिएबल है। ऐसे ही अगर हम बात करें 2000 रुपीज़ की, ठीक है, एक साइकिल है जो 2000 रुपीज़ की है, ठीक है। अगर हम उसको एक बंदा नोट 2000 की करेंसी देकर देते हैं तो भी हम एक साइकिल ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम 2000 रुपीज़ को डिवाइड कर दें 500 रुपीज़ के 4 नोट्स में तो भी हम साइकिल खरीद सकते हैं, क्योंकि वो म्यूचुअली सब्सटीट्यूट है। क्योंकि जितनी कीमत हमने 500 रुपये की डिविजिबल, जो हमने 500 रुपये में 2000 को डिवाइड करा है वो उसी के बराबर है, ठीक है। जो 2000 का नोट है वो 500 के जो 4 नोट हैं वो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अगर हम पूरे नोट से साइकिल खरीदते हैं तो अभी साइकिल आ जाएगी। अगर हम उस नोट को हमने डिवाइड करा है 500 के 4 नोट के अंदर तो भी हम एक साइकिल खरीद सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या निकल कर आता है, जो करेंसी है वो भी फंजिएबल है। सो इस वीडियो का जो कंक्लूज़न है वो ये है कि जो हमने प्रीशियस स्टोन्स देखे, जो डायमंड देखा, वो फंजिएबल नहीं है। हालांकि वो डिविजिबल हो गया था पर उसको म्यूचुअली सब्सटीट्यूट करना बहुत ही मुश्किल था। और हमने मेटल्स देखा, जो कि हमने गोल्ड ब्रिक देखी, वो म्यूचुअली सब्सटीट्यूट भी हो गई और आसानी से डिवाइड भी हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने करेंसीज देखी, ठीक है, वो भी सब्सटीट्यूट हो गई म्यूचुअली और साथ ही डिवाइड भी हो गई। तो ये क्या थी, फंजिएबल थी, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं या फिर आपके कोई ओपिनियंस हैं या फिर आपको कोई व्यूज़ हैं या फिर आपको हमारे इस वीडियो लेक्चर में कोई भी कमी नज़र आई हो तो आप हमें इंस्टा पेज पर शेयर कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.